अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम डिफरेंट वीज़ाज़ के जो डिफरेंट ग्रेस पीरियड्स होते हैं, मतलब कि जो ओवर स्टे मिलता है हमें डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना ताकि आपको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप डिफरेंट इश्यूज से बच सकें। आपको पता है कि जब कभी भी एक वीज़ा एक्सपायर होता है, जब वीज़ा मुकम्मल आपका हो जाता है, तो उसके ऊपर जब आप ओवर स्टे का सोच रहे होते हैं कि चलें हम गुजारा कर लेंगे या यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत होगी व्हाट्सएवर लाइक दैट, इस तरह की जितने मामला होते हैं ये थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि वीडियो को शुरू करता हूँ, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले और हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इससे आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं टूरिस्ट वीज़ा से। देखें, आपको यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पता है कि आपके पास 30 दिन का, 60 दिन का या 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा मिलता होता है। अब ये सारा टूरिस्ट वीज़ा तो लिहाजा इसके ऊपर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें कि विजिट वीज़ा का कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता। इस पर आपको सेम डे एग्जिट करना होता है। अगर लेट सपोज अगर आपको एग्जिट नहीं करना तो आपको जो वीज़ा जो आपका ड्यूरेशन है, इसके अंदर आप वीज़ा स्टेटस अपना चेंज भी कर सकते हैं, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता है डिफरेंट मामला होते हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर लेना पड़ता है व्हाट्सएवर लाइक दैट। अगर आप वहाँ पे तो काफ़ी आपके लिए इजी रहता है, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट आसान होता है कन्वर्ट करना एज कम्पेयर टू कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो ये बात अपने जहन में रख लें कि विजिट वीज़ा के ऊपर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता। आपको पर डे के हिसाब से 50 दिरहम्स फ़ाइन भी चार्ज हो सकता है। अगर लेट्स सपोज अगर आप 1 महीना ओवर स्टे कर लेते हैं, 2 महीने ओवर स्टे कर लेते हैं और आप एयरपोर्ट पे जाते हैं एग्जिट करने के लिए, आपने टिकट बुक किया हुआ है, आप वापस जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल चेक होगी। वहीं पे वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर बैठे होंगे वहाँ पे वो आपसे बोलेंगे आपके ऊपर इतना फ़ाइन है, वो फ़ाइन पहले पे करें फिर हम आपको जाने देंगे। बेशक आपकी टिकट बुक हुई हो, ठीक है, वो आपको नहीं जाने देंगे। तो लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि आपके पास फ़ाइन है तो वो पॉसिबल फिर आपको जेल भी भेज सकते हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, ठीक है, प्रॉपरली मुकम्मल आपके ऊपर बैन भी आ सकता है। अब दूसरे नंबर में अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बात पता होगी कि मोस्टली लोगों के आपने बारे में सुना होगा कि 2 साल के बाद यानी कि छुट्टी मिली है, 1 साल की छुट्टी मिली, वीज़ा जो ड्यूरेशन रहती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की वो 2 साल रहती है। अब 2 साल जो अनएम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, इसका जो ग्रेस पीरियड है वो तकरीबन 1 महीना रहता है। इसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। लेट सपोज यानी कि 1 महीने बाद जो 1 महीना ग्रेस पीरियड मिला है, इस महीने के बाद गुजरने के बाद अगर बंदा अपना वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं करता तो उसके ऊपर भी 50 दिरहम्स पर डे के हिसाब से चार्ज आएगा, ठीक है, फ़ाइन लगेगा। अगर वो भी फ़ाइन पे नहीं करेगा, इसके बाद एयरपोर्ट जाएगा, वापस अपने मुल्क जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होगा। जेल भी हो सकती है, अगर फ़ाइन पे नहीं करते तो जेल भी हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। लेट सपोज मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं कि अगर आपने फ़ाइन पे कर दिया है लेकिन फिर भी आप उनके रिकॉर्ड के अंदर क्रिमिनल हिट है, क्योंकि आपने ओवर स्टे किया है, ओवर स्टे के ऊपर बेशक आपने फ़ाइन दिया है, ठीक है, वो तो चले सज़ा के तौर पे आपने जाना भरा है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो याद रख लें कि जब कभी भी वीज़ा ऑनलाइन आपने कभी शायद देखा हो, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वीज़ा डिफरेंट स्टेजेस में से वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन गुजरती है और ऑनलाइन स्टेटस चेंज होता रहता है। सबसे लास्ट पे आके एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट पेंडिंग। अब यहाँ पे ब्लैक लिस्ट के अंदर वही लोग जो डाले जाते हैं जो ओवर स्टे वाले होते हैं वीज़ा के, बेशक वो एम्प्लॉयमेंट वाला है, बेशक वो विजिट वाला है। आगे जाके मैं गोल्डन वीज़ा और इसकी टाइप्स और इन्वेस्टर वीज़ा को भी डिस्कस करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप इस तरह के झंझटों से आप बच सकें। आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब देखें, लेट सपोज आपने ओवर स्टे किया हुआ है, आपने फ़ाइन भी पे किया, ये विजिट वीज़ा के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आपने फ़ाइन भी पे कर देना। अब ये इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इधर ऐसे क्लीन चिट देता है, नहीं डालता वो ब्लैक लिस्ट के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको बताते भी नहीं है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो जब आपका वीज़ा अप्लाई हुआ होगा तो जब भी ब्लैक लिस्ट पेंडिंग चेक होगा तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर आएगा, तो वीज़ा आपका वहीं से क्या होगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीज़ा डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर के आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, शुरू वाली स्टेजेस के अंदर ही पता चल जाता है कि बंदा ब्लैक लिस्ट हुआ पड़ा है, इसको वीज़ा नहीं ग्रांट कर सकते। फिर इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाए तो उसकी अपील कैसे करें, बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चैनल को इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की जो डिफरेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और लॉ जो बदलते रहते हैं, मेरे पास टाइम मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ।
और ये राइट नाउ आपके अपडेट के मुताबिक ये बता रहा हूँ। जब कभी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होती हैं, आपको पता है कि उनके ऑफिशियल साइट्स के ऊपर ही सारा कुछ मेंशन होता है, ये सारी बातों ये सारा खुलासा होता है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया विजिट वीज़ा का, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का भी आपको बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर भी 50 दिरहम्स पर डे के हिसाब से फ़ाइन आता है। वहाँ पे भी ब्लैक लिस्ट का इशू बन सकता है अगर आप ओवरस्टे करते हैं। आपको 30 दिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन दिनों के अंदर अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर लें या आप यूए को एग्जिट कर लें। मतलब 30 दिनों के अंदर आपने वीज़ा ढूंढना होगा, कोई नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी या कोई नया स्पॉन्सर आप ढूंढ लें जो आपको जॉब दे दे, आपको जॉब पे रख ले। और डिफरेंट मामला होते हैं, बात ऐसा होता है कि लोग अपनी तरफ से वो वीज़ा आपको दे देते हैं, ठीक है, उस टाइम आपसे इतने पैसे नहीं लेते, लेकिन वीज़ा टाइम आपकी सैलरी में से डिडक्शन करके इस तरह के मामला कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है कि जो बंदा आपको बहुत आपका करीबी हो, चाहने वाला हो या आपका ख्याल रखने वाला वही ऐसा करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि जब कभी भी आप वहाँ पे जाके वीज़ा, अगर आपका 2 साल आपके मुकम्मल हो गए, न्यू वीज़ा लेने के चक्कर में आपको न्यू वीज़ा चाहिए, तो वो आपसे क्या बोलते हैं, वीज़ा के लिए वीज़ा फीसिस देनी पड़ेंगी, तो लिहाजा पहले हमें कुछ पैसे दो, फिर जाके हम आपका काम आगे करेंगे। तीसरे नंबर में मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पे जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा है, इसके अंदर आपको सबसे पहले गोल्डन वीज़ा मिलता है। गोल्डन वीज़ा के बाद ग्रीन इन्वेस्टर वीज़ा आता है। ये दो यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टर वीज़ा भी रहता है, इसके बाद रिटायरमेंट वीज़ा भी होता है, स्टूडेंट का वीज़ा भी होता है, इसके बाद डाइवोर्स और विडो का भी वीज़ा होता है। अब ये इसमें मैं जो डिफरेंट वीज़ा थे मैं इनको बाद में डिस्कस करूँगा। मैं लास्ट पे आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूँ, एजड लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर। विडो और डाइवोर्स वीज़ा क्या होता है, इसमें ये है कि अगर लेट्स सपोज आप फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, आपने अपनी फैमिली को वहाँ पे रखा हुआ है, आपकी जो मिसेज हैं, ठीक है, और मिसेज आपके वहाँ पे साथ हैं, ठीक है, बच्चे भी आपके उधर हैं, ठीक है, आपकी मिसेज के आप ज़ाहिर सी बात है स्पॉन्सर होंगे, आपने उनको आपके वीज़े पे वो लगाए होंगे। अगर लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे वहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी भी मामले को लेके, तो वहाँ पे यूए की जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करती है, वो आपको 1 साल के लिए एक्सटेंशन देती है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन यही रहेगी कि आपकी जो मिसेज होंगी, ठीक है, वो उनके जो बच्चे होंगे, ये दोनों के पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ पड़ा हो और उस दौरान हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे फिर ये क्या होगा, फिर वही पुराने लाद अप्लाई होंगे, एग्जिट करना पड़ेगा यूए को, अदरवाइज फाइन लगेगा पर डे के हिसाब से। वीज़ा वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। लेट सपोज किसी बात को लेके कोई झगड़ा होता है, कोई इशू बनता है, डाइवोर्स हो जाती है, तो भी सेम टू सेम यानी कि मामला होंगे। आपको 1 साल के लिए वीज़ा एक्सटेंशन वहाँ पे मिल जाएगी, आपको पेपर लेके इमिग्रेशन के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको सारी तफसीलन बात बताना पड़ेगी कि किसी बात को लेके, झगड़े को लेके डाइवोर्स हुआ है, तो वहाँ पे क्या रहता है। अब जाहिर सी बात है, आपको यानी कि मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि जाना ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको इमिग्रेशन को बताना होता है कि हमारे दरमियान के मामला ख़राब हो गए, डाइवोर्स तक बात पहुँच गई है, ताकि आपका वीज़ा वैलिड रहे। क्योंकि मिसेज का जो बच्चों का वीज़ा होगा वो हस्बैंड के नाम पे होता है। हस्बैंड जाहिर सी बात है, जो भी मामला ख़राब होगा हस्बैंड के साथ, तो लिहाजा फिर आपका वीज़ा स्टेटस वहीं पे चेंज होता है। तो मैंने आज और इसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इस वीज़ा के ऊपर आपको तकरीबन 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस तरह के मामला जब हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाए, डेथ हो जाए हस्बैंड की, तो वहाँ पे आपको 3 महीने के लिए आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि जो कि अच्छा खासा टाइम होता है। इस टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये वीज़ा कैसे लिया जाता है, ये जो हस्बैंड वीज़ा होता है, इसके ऊपर मैं सेपरेटली करके एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इस इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।